सो हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोई एम मास है और वो कोई स्प्रिंग से अटैच्ड है। कोई एम मास है और वो किसी स्प्रिंग से अटैच है। मान लो स्प्रिंग है और उससे कोई मास अटैच है, तो उसको जब हम उस मीन पोजीशन से उस स्प्रिंग को मान लो कोई एक्स डिस्टेंस मूव करा रहे हैं, एक्स डिस्टेंस उसको मैंने डिस्प्लेस कराया है, यहाँ से इसको खींचा मैंने एक्स डिस्टेंस। तो फोर्स कैसे वेरी कर रही है, इस पर जो रिएक्शन लग रही है ना वो कैसे वेरी कर रही है, और जो एक्सेलरेशन है वो कैसे वेरी कर रही है इस ए डिस्टेंस के मूव करने पर। तो इसका जो रिलेशन है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हम समझते हैं कि टाइम पीरियड उस और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और उसका स्प्रिंग या फिर सिंपल पेंडुलम से उसको टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, वो हम इस लेक्चर में हम समझते हैं आगे फर्दर। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्प्रिंग एम मास है और वो स्प्रिंग से अटैच है, उसका वेरिएशन हमने देखा था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन और एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशन देखा था। अब इस लेक्चर में हम समझते हैं टाइम पीरियड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको समझते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है समझते हैं। सपोज ये हमारा कोई सिंपल पेंडुलम है, जो लेंथ एल लेंथ की स्ट्रिंग है उससे अटैच्ड है। अब जब पेंडुलम को देखोगे, मान लो टू एंड फ्रो मूव, इसको थोड़ा सा फोर्स दी, मतलब सिंपल पेंडुलम है और उसको मैंने डिस्प्लेस किया, तो एक्स डिस्टेंस से मान लो यहाँ पे गया, मान लो ये एक्स डिस्टेंस यहाँ से मीन पोजीशन से यहाँ पे आया, फिर ये दोबारा मूव करके अपनी मीन पोजीशन पाया, और फिर ये यहाँ पे गया, और फिर यहाँ से ये दोबारा अपने पोजीशन पाया। तो क्लॉक में जो पेंडुलम लगा होता है वो ऐसे ही ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे, टू एंड फ्रो। अब सपोज ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस तक मूव कर आया यहाँ पे, और फिर ये अपनी मेन पोजीशन पाया, और यहाँ से यहाँ एक्स डिस्टेंस तक गया और ये दोबारा आया। मतलब डिस्टेंस जो मूव कर रहा है ये सेम कर रहा है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने देखा वो मोशन जो कि फिक्स डिस्टेंस मूव करे अपनी मीन पोजीशन से, अपने आप को रिपीट करे। यहाँ इतना गया तो वापस ये मीन पोजीशन पाएगा, और यहाँ पे भी ये उतना ही डिस्टेंस जाएगा। और सपोज ये मीन पोजीशन से यहाँ पे एच हाइट पे ये उठा, एच हाइट तक ये ऊपर गया, मीन पोजीशन से ये एच हाइट तक ऊपर गया। तो जब सिंपल पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, ये जो हाइट है यहाँ पे जो मीन पोजीशन है, मतलब अभी यहाँ पे क्या है, कौन सी फोर्सेस लग रही होगी, इसका वेट लग रहा होगा यहाँ पे एम मास, जो कि ग्रेविटी से एक्ट कर रहा होगा। एम मास को कोई अर्थ की जो भी अर्थ पे है, तो मान लो अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच रही होगी, और जब ये ऑसिलेट कर रहा होगा उस पर दो तरीके की फोर्स लगेगी। अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ पे क्योंकि मूव कर रहा है, मूव करते करते सपोज ये यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पे कोई फोर्स थी और फिर यहाँ जाके ख़त्म हो गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ मूव किया, मतलब इसके अंदर यहाँ से काइनेटिक एनर्जी थी, और यहाँ के मूव करते करते एंड पोजीशन पर पहुँचा। ये हमारी मीन पोजीशन, ये हमारी है एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ तक ये जाता है एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो यहाँ पे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। और हाइट की वजह से जो एनर्जी हाइट की वजह से आती है उसे हमने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक गया, अब ये मीन पोजीशन था, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ जाने में काइनेटिक एनर्जी की खर्च हो गई पूरी। अब ये एच हाइट ऊपर मूव किया है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो एक्सट्रीम पॉइंट पे, और पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी हाइट की वजह से आई है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी मैक्सिमम। फिर ये दोबारा यहाँ पे आया और एक फोर्स लग रही है इस पर वापस, तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन पर अगर देखें इसकी मीन पोजीशन पर, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और अब क्योंकि यहाँ हाइट एकदम जीरो हो गई यहाँ से इस बेस लेवल से, तो हाइट यहाँ पे मतलब हाइट जीरो, मतलब कि जो एनर्जी हाइट की वजह से, जैसे इस पेन को मैंने यहाँ से यहाँ उठाया, ग्राउंड से एच हाइट पर उठाया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई उसकी, रो जी एच, मतलब कि हाइट की वजह से जो एनर्जी आ रही है, हाइट की वजह से जो एनर्जी मुझे मिली उसे मैंने क्या बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो कि मेरे हाइट की वजह से आ रही है, वो एनर्जी जो कि हाइट की वजह से आ रही है, वो हुआ मेरी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसमें, यहाँ पे सबसे मिनिमम होगी, ऑलमोस्ट जीरो। फिर यहाँ से यहाँ गया तो ये कुछ उठा यहाँ पे, तो ये हाइट इसने गेन की,
तो ये हाइट की गेन करने की वजह से इस पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पर हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मूव किया, अब ये आगे बढ़ नहीं रहा ना, यहाँ पे अगर रुक गया ये आगे मूव, अगर काइनेटिक एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो कि मूवमेंट की वजह से आ रही हो, मोशन की वजह से आ रही हो, तो यहाँ पे तो मोशन कर नहीं रहा, आगे मूव नहीं कर रहा यहाँ से, तो यहाँ पे अपना एक्सट्रीम पॉइंट तक ये पहुँच गया, मतलब कि यहाँ पे आके ये वापस आने की कोशिश कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो गई, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो गई इसकी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे हो गई जीरो, और हाइट यहाँ पे मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे मैक्सिमम। तो एक तरीके से देखिए सिंपल पेंडुलम में तो काइनेटिक एनर्जी जहाँ मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जहाँ मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ और सबसे मिनिमम होगी, और यहाँ जब अपने ये पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुँच रहा है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो यहाँ पे एक पेंडुलम के केस में जब एक सिंपल पेंडुलम को हम लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें दो एनर्जी लग रही है, काइनेटिक एनर्जी भी लग रही है प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी लग रही है। तो ऐसी एनर्जी जो हमने पढ़ा था ना मोशन में, कि ऐसी एनर्जी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो, तो उन उन दोनों के समीशन को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो पेंडुलम जो है, पेंडुलम में कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है सिंपल पेंडुलम में। जो भी ऐसे मान लो कोई झूला है, मान लो ये स्विंग झूला है, ये तो हम कैसे देख रहे हैं, सामने से देख रहे हैं। अगर मैं इसका साइड व्यू देखूँ, साइड से देखूँ, तो साइड से मुझे कैसा दिखेगा, अगर मैं इस तरफ से देखूँ तो मुझे कैसा दिखेगा, दोनों रस्सियाँ मतलब ओवरलैप करती दिखाई देगी, और इसका साइड व्यू दिखेगा, ये वाले का साइड व्यू दिखेगा मुझे, ये साइड से ऐसे, और ये कैसे आगे पीछे घूमेगा, यहाँ आएगा कभी झूला और फिर यहाँ जाएगा। तो ये भी कैसा है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, अगर टाइम पीरियड हमें जानना हो, टाइम पीरियड मान ली सपोज यहाँ से अपने यहाँ तक गया एक्सट्रीम एंड तक, तो पहले यहाँ से मान लो शुरू से जीरो से मीन पोजीशन से ये यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर ये यहाँ से वापस मीन पोजीशन पाया, यहाँ से अपना मीन पोजीशन पाया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट तक गया, एक्सट्रीम पॉइंट तक, फिर एक्सट्रीम पॉइंट से ये अपना जीरो पाया। तो एक तरीके से एक पूरा पाथ कंप्लीट कर लिया। मान लो ये पाथ कंप्लीट करने में इसे लगा 1 सेकंड, एक इसने चक्कर एक अपना पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया इसने मान लो 1 सेकंड में। तो इसका टाइम कितना लगा इसको, 1 सेकंड, और कितने पूरा कंप्लीट पाथ कितने में किया, मतलब कंप्लीट पाथ इसने जो किया कंप्लीट किया वो 1 सेकंड में किया, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 सेकंड। ठीक है, अगर सपोज ये 1 सेकंड में ये जल्दी दो, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है, दोबारा एक पाथ हो गया, और फिर उसी सेकंड में यहाँ से दोबारा एक चक्कर और कंप्लीट कर लेता है। तो अब इसने 2 चक्कर कंप्लीट कर लिए 1 सेकंड में, तो अब मैं क्या कहूँगा, 2 चक्कर पूरे कर लिए, 2 रिवोल्यूशन पूरे कर लिए इसने 1 सेकंड में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 हर्ट्ज, एक तरीके से हम कह सकते हैं 2 हर्ट्ज। टाइम पीरियड कितना लगा, टाइम पीरियड तो 1 सेकंड ही लगा। अब मान लो ये यहाँ से यहाँ गया, मान लो 4 सेकंड में, इसको लग गए यहाँ से एक कंप्लीट पाथ करने में इसको लग गए मान लो 4 सेकंड, और 2 करने में लग गया इसको 8 सेकंड। तो एक करने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड क्या हो गया इसका टाइम पीरियड, 4 सेकंड इसका क्या हो गया टाइम पीरियड। मान लो अब इसने मान लो 2 चक्कर लगाए इसने, 2 रिवोल्यूशन, 1 फिर 2, तो 8 सेकंड लग गया इसको। तो टाइम पीरियड, अगर इसको टाइम पीरियड निकाले कितना टाइम पीरियड लग गया 2 रिवोल्यूशन में, 8 सेकंड। तो ये जो इसका टाइम पीरियड, मतलब कि एक पूरा कंप्लीट पाथ करने में कितना टाइम लगा, वो ही इसका होता है टाइम पीरियड। और 1 सेकंड मान लो, 4 सेकंड में मान लो इसने 2 चक्कर लगा दिए, 2 रिवोल्यूशन लगा दिए इसने 4 सेकंड में। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना लगा पाया ये, तो 2/4, मतलब कि हाफ रिवोल्यूशन लगा पाया ये 2 सेकंड में, 1 सेकंड में। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाफ। तो फ्रीक्वेंसी जैसे इसने 1 सेकंड में मान लो 2 चक्कर लगा दिए, एक यहाँ से यहाँ
फिर दोबारा एक कंप्लीट पाथ और कर लिया, तो 1 सेकंड में 2 लगा दिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2 हर्ट्ज, मतलब कि 2 चक्कर लगा दिए इसने 1 सेकंड में। ऐसे ही सपोज ये झूला है, यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट तक गया, फिर एक्सट्रीम से मीन पाया, फिर मीन से एक्सट्रीम पे गया, फिर दोबारा अपना मीन पा गया। ऐसे मान लो ये 1 सेकंड में 4 चक्कर लगा देता है, ऐसे 4 स्विंग्स पूरी कर लेता है, 4 स्विंग पूरी कर लेता है, 4 रिवोल्यूशन। तो क्या कहेंगे 1 2 3 4, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 4 हर्ट्ज, मतलब कि 1 सेकंड 4 रिवोल्यूशन पूरे कर लिए इसने 1 सेकंड में, मतलब कि 4 ऐसे कह सकते हैं, मतलब कि 4 हर्ट्ज पूरे हो गए 1 सेकंड में, 4 रिवोल्यूशन इसने लगा दिए। तो एक टाइम में कितने चक्कर लगा रहा है वो तो गया इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 1 सेकंड में कितनी बार ये ऑसिलेट कर गया वो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो इसको एक चक्कर लगाने में, मान लो पेंडुलम को यहाँ, इसका जो यहाँ से इसका मेन पोजीशन है पेंडुलम की, ये मान लो लेंथ, सेंटर से लेंथ नापते हैं, यहाँ से यहाँ गया, फिर मीन एक्सट्रीम पॉइंट जिसमें से मीन पाया, मीन से दोबारा एक्सट्रीम पे गया और दोबारा अपने मीन पाया। तो ये करने में मान लो इसको लगा पहले ये मान लो ये वाला पेंडुलम लगा रहा है, इसको 1 सेकंड लग रही है ये पूरा कंप्लीट करने में। दूसरा मान लो पेंडुलम है और उसी को ये चीज़ करने में लग रही है मान लो 2 सेकंड लग रही है। ये इसको करने में 1 सेकंड लग रहा था और इसको मान लो लग रहा है 2 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड किसका ज़्यादा है? अगर मैं पूछूँ आपसे फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, मतलब कौन 1 सेकंड में तो 1 चक्कर लगा चुका, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जबकि ये बहुत स्लो है, मतलब कि इसको 2 सेकंड लग रहे हैं कंप्लीट चक्कर लगाने में। तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि इसको तो 2 सेकंड लग रहे हैं और इसने तो 1 सेकंड में तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया था, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जितना टाइम लगेगा, मतलब जितनी कम मतलब कि जल्दी जल्दी लगा रहा है, अगर कोई चीज़ जल्दी जल्दी रिपीट हो रही है, मतलब टाइम, और एक तरीके से हम देखें तो टाइम अगर जल्दी जल्दी लगा रहा है तो उसको टाइम लगा कम, मतलब एक रिवोल्यूशन में कम टाइम में लगा लिया इसने, और इसको ज़्यादा टाइम लगा इसको आधा चक्कर, मतलब कि इसको मान लो 2 सेकंड लग गए एक चक्कर लगाने में, तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसको कम टाइम लग रहा है। तो मतलब कि जैसे 1 सेकंड में जो ज़्यादा चक्कर लगा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे उसकी ज़्यादा है, मतलब कि वो अपने आप को ज़्यादा मान लो 1 सेकंड में ये 4 चक्कर लगा देता है, एक अपने 4 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है पूरे, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर दोबारा यहाँ आ जाता है, और ऐसे मान लो ये 4 चक्कर लगा देता है 1 सेकंड में, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा। और ये मान लो 1 सेकंड में एक ही लगा पा रहा है, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में अगर इससे तुलना करें तो ये तो 1 सेकंड में 4 चक्कर लगा रहा है, अपने 4 चक्कर कंप्लीट कर रहा है, और ये 1 सेकंड में मान लो 2 ही कर पा रहा है या 1 ही कर पा रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है इसके कंपैरिजन में। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम पीरियड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, या फिर फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा है, मतलब कि टाइम पीरियड के। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जल्दी जल्दी चक्कर लगा रहा है कम टाइम में, मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब इसको टाइम कम लग रहा है, या फिर क्या बोल सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और टाइम इसको कम लग रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ ये बहुत जल्दी आ जाएगा, मतलब इसको कम टाइम लगा, और ये ज़्यादा अगर एक मान लो 2 सेकंड में से कितने चक्कर लगाएगा ये, तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो जल्दी जल्दी घूम जाएगा, अपने आप को रिपीट कर लेगा, तो ज़्यादा चक्कर लगा पाएगा। इसका मतलब कम टाइम में ज़्यादा अगर रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से यहाँ से दोबारा आप वापस जल्दी जल्दी आ रहा है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और टाइम पीरियड कितना समय इसको लग रहा है वो गया इसका टाइम पीरियड। तो जितनी फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादा रिपीट करेगा जल्दी जल्दी, मतलब कि उसकी टाइम पीरियड उतना कम लग रहा है, और टाइम पीरियड उसको ज़्यादा लग रहा है, मतलब एक चक्कर में इसको मान लो 4 सेकंड लग रहे हैं, मतलब ज़्यादा टाइम लगा रहा है, और उसको 1 सेकंड ही लगा, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब कि उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मतलब कि फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है इसका मतलब टाइम पीरियड कम है, मतलब कि इन उल्टा है, मतलब कि जितनी जल्दी जल्दी लगाएगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम लगेगा,
अगर टाइम पीरियड ज़्यादा लगा रहा है, टाइम ज़्यादा लगा रहा है घूमने में, अगर चक्कर लगाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहा है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी कम है। और कह सकते हैं जैसे मान लो कोई ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक बंदा है, कोई एक आदमी वो चक्कर लगा रहा है। मान लो ए और बी दो पर्सन है। ए तो एक एक घंटे में इसके मान लो 10 राउंड लगा देता है। ए वाला बंदा ए 10 राउंड लगा देता है बराबर में। ए जो है वो 10 राउंड लगा देता है इस ग्राउंड के एक आवर में, जबकि बी जो है वो मान लो 2 ही राउंड लगा पाता है एक घंटे में। तो ए की फ्रिक्वेंसी कितनी है 10/1, मतलब कि 10 चक्कर लगा देता है। हर्ट्ज, ऐसा हर्ट्ज समझ लो, 10 हर्ट्ज कर लेता है इसकी फ्रिक्वेंसी। जबकि बी कितना 2 चक्कर लगा पाता है एक घंटे में, मतलब कि 2/1। इसका मतलब कि 2 चक्कर लगा पा रहा है। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 2 हर्ट्ज से, एक तरीके से ऐसे समझो। तो इसका मतलब बी वाला इसकी मतलब कि टाइम पीरियड अगर सेम है टाइम, तो इसका मतलब इसने चक्कर कम लगाया है। अगर अगर सपोज इसको अगर 10 लगानी हो तो इसको कम से कम लग जाते हैं, मान लो एक एक 2 राउंड लगा रहा है एक घंटे में, तो 10 राउंड कब लगाएगा 5 घंटे में। तो मैंने देखा टाइम बढ़ गया है, टाइम बढ़ गया है इसका 10 चक्कर लगाने में। इसका मतलब टाइम बढ़ेगा तब जाके, टाइम बढ़ा इसका मतलब फ्रिक्वेंसी कम है, क्योंकि एक राउंड में तो 2 ही लगा पाया, ये तो 10 लगा चुका था। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में उल्टा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रही है, जल्दी जल्दी चक्कर लगेंगे। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, कम टाइम ले रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है चक्कर लगाने में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब कम है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में उल्टे होते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसका रिलेशन क्या होता है टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम और कोई स्प्रिंग से मास अटैच है तो उसका कैसे वेरी करता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।